सेबी की जो नई रिपोर्ट आई है ऑप्शंस मार्केट को लेकर के, ट्रेडिंग मार्केट को लेकर के, उस रिपोर्ट को आपने देखा ही होगा। उसके बाद से ये बात उठने लगी है कि क्या ऑप्शंस के खरीदारी को लेकर के सेबी अब आने वाले वक्त में नया जो है कानून आ सकते हैं, क्या उसके ऊपर कुछ सख्ती की जा सकती है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, क्या चीजें आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि ये जो नई रिपोर्ट आई है उसके बाद ये मामला गर्म होता दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। अगर मैं पहले आपको इस रिपोर्ट को दिखाऊं और उसके बाद में कुछ बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो ये अगस्त 2026 वाली रिपोर्ट है। अगर हम इसका पहला ही पन्ना देखेंगे, यानी जहां से ये रिपोर्ट आपकी शुरू होती है, वहां पर मैं पहले आपको दो चीज हम दिखाऊंगा। यहाँ पर ये आपको एक डेटा है और इसके बाद का डेटा, तो दो डेटा हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसको एक बार देखिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं कि ऑप्शंस बायर की तरफ जो है अब सख्ती की उम्मीद लोग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रैशनल्स हैं, किस तरह की सख्ती हो सकती है और क्या इस तरह की सख्ती की जानी चाहिए, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस डेटा को आप देखेंगे तो ये आपको ये दिखा रहा है, पहली बार अगर आप ध्यान दें यहां पर ये बात समझिएगा कि इसके पहले भी रिपोर्ट्स आती रही है। इसके पहले जब ये रिपोर्ट आती थी तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता था। ये पहली बार ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो यहां पर क्या दिख रहा होगा, यहां पर साफ इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि सेबी ये कह रहा है कि तकरीबन 93% लोग जो है 93% यानी 93% जो बाजारों में काम करते हैं उनमें से 93% लोग केवल ऑप्शन बायर हैं। साथ में उन्होंने कैटेगराइज किया है कि मेजर ऑप्शन बायर जो है वो 4.2% है, यानी ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत ऑप्शन बेचते भी हैं, साथ में थोड़ा बहुत ऑप्शन खरीदते भी हैं, लेकिन उनका जो टिल्ड है यानी जो झुकाव है ऑप्शन बाइंग की तरफ है। और इस पूरे नंबर को जोड़ करके सेबी जो है 97% का आंकड़ा सामने रखता है। बिल्कुल ये लिखा हुआ है इन्होंने यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये दिखेगा सेकंड लाइन में, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। 93% ट्रेडर जो है केवल और केवल ऑप्शंस बायर के रूप में आइडेंटिफाई किए गए और वहीं पर करीब 4% जो है जिनका ऑप्शन बाइंग की तरफ झुकाव दिखता है। इसके हिसाब से 97% लोग ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, साथ में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट का भी यहां पर आंकड़ा दिखेगा। इसी आंकड़े को अगर एक बार और देखिए तो अगर 97% लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कितने परसेंट लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 2% लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। यानी कुल मिला के 2% लोग ऑप्शन सेलिंग, 1% क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेबी ने ये 2% ऑप्शन सेलिंग को भी बताया है। याद रखिएगा इस बात को कि अब जो बाजारों में लॉस मेकर्स हैं वो कौन है। पहले क्या डेटा आया करता था, पहले किस तरह से ये रिपोर्ट आती थी, पहली मर्तबा ये रिपोर्ट इस तरह से आई है। इसके पहले ये रिपोर्ट हमेशा किस तरह से आती थी, तो इसके पहले जब भी ये रिपोर्ट आती थी, चाहे वो 2021 से ये रिपोर्ट आ रही है, 2021 में रिपोर्ट आई तो टोटल ट्रेडर की बात की गई, उसमें ऑप्शन बायर और सेलर की बात नहीं की गई। इसके बाद 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी हर बार जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स की बात की जाती थी, एफएनओ की बात की जाती थी, लेकिन उसमें बाइफरकेट नहीं किया जाता था कि ऑप्शंस बायर कितना है, ऑप्शन सेलर कितना है। साथ में जो नई चीज इसमें देखने को मिली है और इसी के नाते ये सारा का सारा मुद्दा गर्म हो रहा है। अब इसमें जो नई चीज देखने को मिली है वो ये है कि यहां पर साफ आपको ये दिखेगा कि टोटल कैपिटल और लॉस का भी रेशियो बताया गया है। साथ में यहां पर लॉस की रेशियो देखिएगा तो ये जो लॉस रेशियो है, जहां पर ऑप्शन बायर के हिसाब से बात की जाए तो इसको एक मिनट देखिए, तो यहां पर ये दिखाया गया है कि 2023 में, 2025 में भी और 2026 में भी 90% जो लॉसेज हुए वो केवल और केवल ऑप्शंस बायर को हुए हैं। और अगर ओनली ऑप्शन बायर को, और अगर मेजर ऑप्शन बायर यानी जो 4% लोग जो मेजर ऑप्शन बायर हैं उनको इसमें मिला लिया जाए तो जो लॉस मेकर्स हैं लगभग उनको काफी हद तक एलिमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर हैं, यहां पर ऑप्शन सेलर को देखिए, मेजर जो ऑप्शन सेलर है, मेजरली जो ऑप्शन सेलर है वो कहां पे है, वो केवल 44% ऑप्शन सेलर लॉस कर रहा है, यानी कि 56% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बना रहा है। यानी ये पहली बार है कि ये प्रॉफिट मेकर हैं। कौन है, ऑप्शन सेलर जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकर्स हैं। अब ये बात समझने की है कि ये रिपोर्ट में ये बात क्यों उठाई गई है। जैसे मैंने कहा कि 2021 से लेकर के जब ये रिपोर्ट आ रही है 2025 तक, तो ये एक बार भी ये बात नहीं करी गई कि ऑप्शंस बायर कौन लोग हैं और ऑप्शन सेलर कौन लोग हैं। अब पहली मर्तबा 2026 में इसको डिफरेंशिएट किया गया कि बायर कौन है, सेलर कौन है, और सेलर कितना लॉस कर रहा है, तो सेलर लॉस नहीं कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो 56% सेलर
प्रॉफिट बना रहा है, वहीं पर लॉस करने वाले लोगों की संख्या, जो टोटल लॉस मेकर्स हैं बाजारों में, वो 87% है। लेकिन इन 87% में पूरा का पूरा जो बड़ा तबका है वो कहां का है? वो ऑप्शंस बायर का है। लगभग 98% तो सिर्फ ऑप्शंस बायर हैं जो लॉस कर रहे हैं। वहीं पर ऑप्शन सेलर जो है वो 56% प्रॉफिट बना रहे हैं। टोटल कैपिटल का 1% ऑप्शन सेलर ने नेट प्रॉफिट बनाया है। टोटल जितने भी ऑप्शन सेलर हैं उनको मिला लीजिए, 1% नेट प्रॉफिट बनाया है। वहीं पर ऑप्शन बायर जो है वो 98% लॉस में है, सारे के सारे लॉसेज में है। अब सेबी बार बार ये कोशिश करती रही है, सरकार ये कोशिश करती रही है कि बाजारों में जो भी ट्रेडर हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाना है, भाई प्रॉफिटेबल बनाना है। अब इसी कारणों से क्या किया गया, इन्हीं कारणों को लेकर के 2021 से, जैसे मैंने कहा 2021 से लेकर 2025 तक रिपोर्ट तो हर साल आ रही थी, रिपोर्ट आ रही थी और उस रिपोर्ट में डेटा आता था कि ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं, ट्रेडर जो है लॉस कर रहे हैं। फिर जब ये लॉस की बात आई तो ये बहुत बार ये बात उठाई गई कि भाई ऑप्शंस बायर कितने हैं इसमें हेजर कितने हैं भाई इसमें, या जो लोग हेज करते हैं, जो लोग ऑप्शंस बाई कर रहे हैं वो कितने हैं, और सेल करने वाले कितने हैं। लगातार ये बात उठती रही कि सेलर जनरली फायदे में होगा, लेकिन डेटा नहीं लाया गया सामने। हेजर भी फायदे में होगा लेकिन डेटा नहीं लाया गया सामने। बायर का भी डेटा सामने नहीं लाया गया 2025 तक। और 2025 तक सरकार ने लॉस को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय उठाए। अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्केट के ऊपर जितने भी सख्ती के कानून है वो क्यों आए? ताकि जो आम पब्लिक है, रिटेल पब्लिक है, उसको बचाया जा सके और उसका लॉस जो है कम किया जा सके। इसी के लिए सरकार ने उसी की बात करते हुए सारा काम किया। अगर आप एसटीटी की बात करिए जो अभी रिसेंटली बढ़ा था 2020 से, रिसेंट अगर आप बात करें 2020-21 से अगर आप बात करें एसटीटी में, तो एसटीटी ऑप्शंस के ऊपर तकरीबन जो है 3 गुना यानी 3x हो चुका है, यानी 3 गुना से ज्यादा एसटीटी वृद्धि हुई। वहीं पर फ्यूचर पर 5 गुना हुई, बट एसटीटी में 3 गुना वृद्धि हुई। सिर्फ इतना पे नहीं रुका। अगर आप लोग पहले रहे हो मार्केट में तो 2018-19 याद कीजिए, जब ऑप्शंस तब बेचे जाते थे तो करीब 20,000 रुपए की मार्जिन पर, 20,000 चलो नहीं 24,000 पकड़ लीजिए, क्योंकि 24,000, 22,000, 24,000, 25,000 की मार्जिन पर तो मैंने ऑप्शन बेचे हैं। मैं पिछले 10 सालों से ऑप्शंस बेचता रहा हूं और आज भी मैं ऑप्शंस बेचता हूं। तो ऑप्शंस करीब 24,000 रुपए में उस समय एक स्प्रेड बन जाता था। जिनको स्प्रेड नहीं पता हो तो मान लीजिए हमने एक कॉल बेची यानी एक कॉल सेल करी और साथ में एक कॉल हमने अगर बाई कर ली तो उसको स्प्रेड कहा जाता है। तो जो स्प्रेड होता था यानी एक हमने बाई कर ली और एक सेल कर दी, तो ये जो स्प्रेड होता था ये तकरीबन उस समय निफ्टी के केस में तकरीबन 24-25 हजार रुपए में बन जाया करता था। आज स्प्रेड कितने में बनता है भैया? तो एसटीटी बढ़ाया सरकार ने, 3x किया। साथ में जो आपकी मार्जिन थी तो मार्जिन घट गई। आज कितने में स्प्रेड बनता है? अगर आपको ध्यान हो, आज जाकर स्प्रेड बनाइए, 80,000 के आसपास आपका लागत लग जाएगी। 80,000 हो सकता है 70,000 लग जाए, ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा डिफर करेगा, बट 70,000 हो गया। तो एक जमाने में जो 24,000 की मार्जिन हुआ करती थी वो बढ़कर के 4-5 सालों के अंदर क्या हो गई, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या किया गया, बढ़ाया गया। ये किसको प्रभावित करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट हमेशा सेलर को प्रभावित करेगा, यानी इससे सेलर प्रभावित हुआ, लेकिन बढ़ाया गया, एसटीटी बढ़ाया गया। अब सिर्फ मार्जिन ही नहीं बढ़ाया गया, यानी जो आपकी कोलेटरल मार्जिन थी उसको बढ़ाया गया, जो स्पाइन मार्जिन थी उसको बढ़ाया गया। साथ में उसके बाद क्या किया, 2024 में लॉट साइज भी बढ़ा दिया गया, लॉट साइज में वृद्धि कर दी गई, लॉट साइज में बढ़ाया गया, यानी टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसको ही बढ़ा कर दिया गया ताकि कम से कम लोग आ सके। सीधी सी कहानी ये रह गई कि अगर मान लेते हैं एक लॉट को ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसी को बढ़ा करके, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया, तो उसी को ट्रेड करने के लिए हो सकता है 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट की गई। किसी में कम, किसी में ज्यादा की गई, किसी में 1 लाख की बढ़ा करके 1.5 लाख के आसपास किया गया, बट हाँ वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट जंप किया गया। यानी कि लॉट साइज वृद्धि करने का मतलब हुआ कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उसको बढ़ाया गया। तो एसटीटी बढ़ाया गया, मार्जिन बढ़ाया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया, ये सब किया गया। साथ में और क्या किया गया, तो साथ में और किया गया ये कि जो आपको कोलेटरल के रूप में पैसा मिला करता था उसमें कमी की गई। कोलेटरल को आपको समझ में आता होगा, जो लोग ईटीएफ को कोलेटरल करते हैं, शेयर ले लेते हैं और उसको प्लेज कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में जो है ऑप्शंस सेल करते थे, वो कम किया गया। और वहां पर 50% रूल भी लाया गया कि आपको कम से कम अपना एमटीएम संभालने के लिए 50% लिक्विड यानी कैश के रूप में आपको रखना पड़ेगा। या तो आप कैश रखिए या तो लिक्विड कैश रखिए, कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। तो कोलेटरल कम किया गया और 50% लिक्विड कैश की रिक्वायरमेंट को भी डाला गया। ये सब भी हुआ। साथ में
जो आपका अभी जैसे प्रॉप डेस्क वालों के लिए बीआर का जो फैसिलिटी हुआ गया था उसको कम कर दिया गया, इंट्राडे खत्म ही किया गया। ऑप्शन सेलिंग पर जो इंट्राडे बेनिफिट मिलते थे उनको पूरी तरीके से समाप्त किया गया, इंट्राडे बेनिफिट गायब हो गए। साथ में यानी इंट्राडे बेनिफिट हटाने के बाद साथ में जिस तरह से कैलेंडर लोग बनाया करते थे तो कैलेंडर के बेनिफिट को भी काफी कम किया गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो करीब 7 से लेके 8 जो बड़े फैसले हुए पिछले 5-6 सालों में, 2021 के बाद से 2026 से पूर्व, यानी 2026 के दौरान भी आप कह सकते हैं मार्च तक, तो इस पीरियड में जो बड़े फैसले हुए थे करीब 7-8 बड़े फैसले हुए। और इन जो 8 फैसले हैं, हो सकता है एक आध फैसला मैं भूल गया हूं, लेकिन जो ये 7-8 फैसले हुए बड़े बड़े वाले, इन सब ने क्या किया, सेलर को प्रभावित किया। सेलर प्रभावित हुआ, सेलर जो नए सेलर थे या छोटे पैमाने पर सेलर थे वो बाजार से बाहर हुए, लेकिन बाकी जो सेलर पैसे वाले थे, सेलर थे, इंस्टीट्यूट्स थे, वो सब बाजारों में बने रहे। और स्थिति ये है कि अब सेलर प्रॉफिटेबल है। उस समय प्रॉफिटेबल है था कि नहीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की डेट में प्रॉफिटेबल है। अब डेटा को इस तरह से बाइफरकेट करके देने का, पहले कंप्रहेंसिव डेटा था तो रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये सारे फैसले लिए गए कि भाई ट्रेडर कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रेडर जरूर कम हो गए जो इस डेटा में है, थोड़े बहुत ट्रेडर, नंबर ऑफ ट्रेडर कम हो गए। और वो जाहिर सी बात है, जब इतना टैक्स वैक्स लगेगा तो कुछ लोग चले गए होंगे वो क्रिप्टो करने के लिए, कुछ लोग डब्बा ट्रेडिंग की तरफ चले गए होंगे। लेकिन सेलर जो है वो बहुत परेशान हुआ, या सेलर के ऊपर लेवल काफी ज्यादा प्रेशर है, और बायर के ऊपर उतना प्रेशर इस पूरे पीरियड में नहीं गया। यानी कि सेलर के ऑलरेडी प्रेशर किया गया, सेलर के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है और वो शायद अब और नहीं कर सकता। दूसरा, डेटा में साफ अब दिखने लगा है कि 56% तो सेलर प्रॉफिटेबल है। तो अब खतरे की घंटी किसके लिए है? खतरे की घंटी है बायर के लिए, क्योंकि रिटेलर को तो बचाना है, अभी भी रिटेलर को बचाना है, लेकिन अब ये क्लियर पता है कि 98% वो रिटेलर जो ऑप्शंस को बाई कर रहा है वही लॉस बना रहा है। तो अब अगर इसको बचाना है, यानी इसको सेफगार्ड करना है, क्योंकि इसको सेफगार्ड नहीं करना होता तो शायद ये डेटा इतना बाइफरकेटेड नहीं मिलता। डेटा इतना अच्छा है, इस बार इतना साफ डेटा दिया गया है कि बहुत अच्छा है। मैं सच्चाई बताऊं तो मैं इसमें तारीफ करूंगा सेबी की कि इतना क्लियर क्रिस्टल डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, कौन बायर है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने कैपिटल पर क्या हो रहा है। आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाने की अब ताकत इस डेटा ने दिया। दो आपके फाइल्स आई हैं, जिसमें एक में करीब 90-95 पन्ने हैं और एक में करीब 70 पन्ने हैं। ये दोनों डेटा, यानी 150 पन्ने की एक बुक निकाल के इसको रख करके आपको पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा है। हमने कई बार पढ़ा, मैं इसका आगे बहुत सारे वीडियोस में रेफरेंस देकर यूज करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन जितना अभी आपको जानना है मैं उस पर आ रहा हूं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो यहां पर कैपिटल को लेकर के भी बहुत साफ बताया गया है। कैपिटल पार्टिसिपेशन, यानी कैपिटल कितना खर्च कर रहे हो जिसको लॉस हो रहा है। तो लॉस सबसे ज्यादा ऑप्शंस बायर कर रहा है, और कैपिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कैपिटल को लेकर के कुछ बातें हों। 10,000 यानी 1 लाख से कम पैसा लेकर के जो लोग आए हैं, यानी 10,000 से लेकर 1 लाख तक जो पैसा लेके आए हैं, वो 46% लोग इतने में ही काम कर रहे हैं। ये पीक मार्जिन है, याद रखिएगा, पीक मार्जिन। जिनको नहीं पता हो भैया ये पीक मार्जिन क्या होता है, तो पीक मार्जिन वो होता है कि मान लीजिए आप अपने खाते में, मान लेते हैं आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए आप खाते में रखते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का ही ट्रेड करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, 1 लाख रुपए का ही ट्रेड करते हैं तो आपकी पीक मार्जिन हो जाएगी 1 लाख। मान लेते हैं कि आप 10,000 का ही ट्रेड करते हैं तो आपकी पीक मार्जिन कहलाएगी 10,000। तो जो आप खाते में रखे हुए हैं पैसा, उससे कैपिटल से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूज कितना कर रहे हैं, यानी आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। हो सकता है आप 10 लाख रुपए रखें और 10 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर वो क्षमता नहीं मानेगा, और ये सच बात है डेटा में, क्योंकि बाकी पैसा तो फ्री फंड का पड़ा हुआ है। तो ये पीक मार्जिन डेटा है, और पीक मार्जिन डेटा ये कह रहा है कि मार्केट में 46% लोग तो 1 लाख रुपए से कम यूज करते हैं, और अगर इसी में 10,000 से भी कम यूज करने वालों की संख्या जोड़ दी जाए, 10,000 से भी कम कितने लोग हैं, 31% लोग। एक्चुअली ये मजाक करने आए हैं बाजार में, ये 31% लोग बाजार में कुछ नहीं करने आए हैं, ये सिर्फ हल्ला भले मचा लें। 10,000 रुपए लगा करके आप बाजार में क्या कमा लेंगे। बेसिकली एक लॉटरी टिकट वाली नेचर है कि चलो कोई कॉल ले लेते हैं, चलो आज कोई पुट ले लेते हैं, आज कुछ ये देख लेते हैं, आज कुछ वो कर लेते हैं। ये बेसिकली हमेशा लॉस करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉटरी टिकट वाली नेचर वाले लोग हैं। 31% लोग इसी में आते हैं। तो मार्केट में जो डेटा है वो बहुत बहुत
हद तक अब ये समझा रहा है कि बहुत लो, जिनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उनकी कमाई बहुत ज्यादा हो, लेकिन आज वो 5,000 रुपया ट्रेड करने आ गया, 2,000 रुपए का ट्रेड ले लिए, गंवा दिए तो कोई बात नहीं है। ये लोग सबसे ज्यादा बाजार को परेशान करते हैं, इसमें आम लोग सबसे ज्यादा हैं। अब ये जो 1 लाख से कम का तबका है, बिलो 1 लाख, अगर आप इसको जोड़ लीजिए तो 31 और 46, ये नंबर आपका बहुत बड़ा हो जा रहा है। 31 और 46 तकरीबन जो है, आप मान के चलो मोटा मोटी आप 70% का आंकड़ा जो है वो इसी से कवर अप हो रहा है कि यहीं पर सारे के सारे लोग हैं जो नुकसान भी बना रहे हैं और कैपिटल लेके भी नहीं आते। इनकी हैबिट क्या है, ये बेसिकली एक प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक प्रकार की पंटरिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं लॉटरी टिकट की तरह कुछ खरीद ले रहे हैं, कुछ पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो नहीं ठीक है, और ये सबसे ज्यादा लॉस मेकर हैं। एक चीज और समझिएगा, ये वो लोग हैं या सबसे ज्यादा लोग, इसमें गलती कुछ नहीं है, ट्राई कर रहे हैं 5,000 का लेकर, आज 2,000 गंवा दिए, किसी दिन 1,000 कमा लिए, फिर 2,000 गंवा दिए। महीने भर में अगर 22 दिन की ट्रेडिंग हो रही है, 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं और पता लगा उस 22 दिन में ये कोई 25-20 हजार रुपया गंवा दे रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऑप्शन सेलर गंवाएगा नहीं, वो भी छोटा ऑप्शन सेलर होगा, वो भी गंवाएगा, लेकिन छोटा ऑप्शन सेलर अगर, चूंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एक ही ट्रेड करने में उसका 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गया, 1.5 लाख के आसपास एक ऑप्शन बेचने में लग जाएगा। अगर उसने हेजिंग करके बेची तो भी लगभग 80,000 रुपए लग जाएगा, जो मैंने अभी आपको स्प्रेड बनाया। अब उसके पास कैपिटल ही उतना है, ऑलरेडी उसने सिर्फ एक ट्रेड लिया है, एसटीटी उसका आएगा नहीं ज्यादा, और अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो एटलीस्ट वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, जबकि ये बार बार नुकसान कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये दिन महीने भर के अंदर अगर किसी ने 22 ट्रेड भी लिया और हर रोज का वो एक ट्रेड 1,000 का भी लॉस खा रहा है, तो वो 20,000 रुपए लॉस खा गया, 20,000 22,000 रुपए लॉस खा चुका है, 20,000 खा चुका है, प्लस एसटीटी मिला के ऊपर चलो, 1-2 दिन कमा भी लेगा, मोटा मोटी 20,000 खा लिया, किसी महीने 10,000 खा लेगा। वहीं पर ऑप्शन सेलर चूंकि उसके पास पैसे की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई है ही नहीं है, वो पता लगा 2-5 हजार रुपया कमा लेगा, या अगर गंवाएगा भी तो 2-4 हजार रुपया, तो उसकी रिस्क भी कम है, और वो जब भी बना रहा है तो बना ले जा रहा है। ये डेटा में साफ दिख रहा है। यहीं पर अगर आप ये देखोगे तो यहां पर एक चीज और दिख रही है कि जो लॉस बनाने वाले लोग हैं, यानी 10,000 से लेकर 1 लाख, ये नंबर आप देखिए 90%, 90%, यानी ये 90%, यानी इस पूरे तबके में जो 70% अभी मैंने आपके सामने बताया कि 70% लोग 1 लाख रुपए से कम लेके आ कर रहे हैं, और ये 70% लोगों में का चांस है कि ये 90% ये लॉस करेंगे। यानी 1 लाख से कम पैसा लेकर आने वाले बाजार में 90% लोगों का चांसेस ये है कि वो लॉस कर जाएंगे। अब यहां पर इसी कारण से, अब ये 2 बातें मैंने आपको समझाई, इसी कारण से ये बात उठ रही है कि क्या इस बार ऐसा, क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो ये लॉस मेकर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करा गया है, इस बार कैटेगराइज करके लॉस मेकर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पहले क्या कहा जाता था, ट्रेडर हैं, सारे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, सारे एफएनओ ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ चुकी है, चूंकि मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम दिखाई पड़ी है, चूंकि पिछले 2-3 सालों से मार्केट कहीं जा नहीं रही है, एफआईआई को प्रॉब्लम है, तो अब इस एफएनओ को भी बाइफरकेट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। कैटेगरी बताई गई है, कौन ऑप्शंस खरीद रहा है, कौन मेजर ऑप्शंस खरीद रहा है, कौन सेलर है और कौन फ्यूचर कर रहा है। सेलर प्रॉफिटेबल दिख रहा है, फ्यूचर वाले के ऊपर कोई खास बात नहीं है, चूंकि इनको हेजर बहुत लोग मान रहे हैं। अब जो ऑप्शंस बायर है, ये साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शंस बायर है 98% ऑप्शंस बायर लॉस कर रहा है। इसमें से जो लोग 1 लाख रुपए से कम लेके आ रहे हैं, उनमें से 90% चांसेज हैं कि वो लोग लॉस कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के कुछ रोक लगाई जा सकती है? किस तरह की रोक की बात हो सकती है? हो सकता है कैपिटल को लेकर के कुछ बात की जाए कि भाई तुम कम कैपिटल लेके आते हो इसलिए लॉस हो जाता है, तो एटलीस्ट पीक मार्जिन के लिए तुम ऊपर रखो, यानी इससे कम कैपिटल लेके अगर आप आए हो तो शायद हम आपको मौका नहीं दें, या हम आपको वंचित करें, या आपके ऊपर हम कुछ कठिनाइयां डालें। पॉसिबल है कि आपके एजुकेशन को लेकर के बात की जाए कि नहीं भाई ये लोग को रिस्क नहीं पता है, इन लोगों को कुछ सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, कुछ पास करके आना पड़ेगा। मे बी हो, मे बी ना हो, कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ये हो सकता है? संभव है कि ये हो सकता है, क्योंकि पहली बार ये दिख रहा है कि लॉस मेकर्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर ढंग से आइडेंटिफाई किया गया। और इस रिपोर्ट में एक जगह पर ये चीजें नहीं रुक रही हैं। हम इस रिपोर्ट को अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो एक वीडियो तो बहुत ही छोटा है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी जानकारी है, बार बार इसको पढ़ा जाना चाहिए, और उससे आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। कुछ एक स्ट्रेटजीज हम भी आपके सामने लाके दिखाएंगे कि किन जगहों पर पैसा गया है, किन जगहों के ट्रेडर ज्यादा प्रॉफिटेबल्स हैं, वो सारी रणनीतियां मैं आपके सामने रखूंगा।
लेकिन ये पहली बात जो मुझे समझ आती है कि इतना क्रिस्टल क्लियर ढंग से लॉस मेकर का आइडेंटिफिकेशन जो किया गया है, ये पॉसिबल है कि आप अगर उस कैटेगरी में हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की शायद जरूरत है। मैं एक आउट बात कर रहा हूं, हो सकता है ना लगे, हो सकता है कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि सरकार की तो ये मंशा है कि जो लॉस मेकर्स हैं उनको कम किया जाए या उनके लॉसेज को किसी तरीके से घटाया जाए, किसी तरीके से दिखाया जाए कि वो कम हो रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडर छोड़ के भाग जाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या फैसले हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन को लेकर के बातें की जा सकती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट पर कुछ चीजें की जा सकती हैं, ट्रांजैक्शंस को लेकर चीजें की जा सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का भी डेटा इसमें बहुत क्लियर देखा गया। अब 1 लाख रुपए लेकर के जो आदमी ट्रेड कर रहा है और उसने पूरे साल में मान लीजिए 2 करोड़ का ही उसने टर्नओवर कर दिया, और एक बंदा 50 लाख रुपए लेकर के आया और उसने 2 करोड़ का टर्नओवर किया, क्या इन दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जा सकता है? नहीं। ये जो 1 लाख वाला है ये ज्यादा स्पेकुलेटिव है, ये ज्यादा लॉस भी क्रिएट कर सकता है, ये ज्यादा गेन भी क्रिएट कर सकता है। और वहीं पर जो 50 लाख लेकर आया, 2 करोड़ का टर्नओवर किया है, वो बहुत ही कम जो है लॉस में, या वो कहिए बहुत कम ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो उसकी जो रिस्क एपिटाइट है वो भी डिफरेंशिएट होगी। तो क्या रिस्क को लेकर के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या ऑप्शंस के प्रीमियम के प्लस कुछ प्रीमियम ऐड ऑन किया जा सकता है? मान लेते हैं 100 रुपए की कॉल है, 100 रुपए की आपकी एक कॉल आती है, जब आप निफ्टी की 100 रुपए की कॉल खरीदने जा रहे हैं तो इसमें 6500 रुपए लगते हैं। अब अगर इसी को, ठीक है, एक ऑप्शन बेचने वाला यानी बाई करने वाले को 6500 लग रहे हैं, वहीं पर जो सेलर है उसको कितना लग रहा है? उसको करीब करीब 1,20,000 रुपए लग रहे हैं। अब देखिए, इसी को हतोत्साहित करने के लिए, इक्विटी के हतोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था? अगर आप इक्विटी ऑप्शंस को बाई करते हैं तो जब वो एक्सपायर होता है, क्योंकि इक्विटी ऑप्शंस जो खरीदता है उसके पास राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं होते, राइट्स होते हैं, और इसीलिए राइट के कारण ही जब आप इक्विटी ऑप्शंस खरीदते हैं तो ऑन द एक्सपायरी डे आपको क्या डिलीवरी लेना पड़ सकता है या डिलीवरी देना पड़ सकता है। अगर आपने कॉल बाई किया है तो आपको डिलीवरी लेना पड़ सकता है पूरी लॉट के शेयर की, और अगर आपने पुट लिया है तो आपको डिलीवरी देना पड़ सकता है। बट सेलर के ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं है। मुद्दा यही है कि यहां पर ये स्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि सेलर तो पहले से ही मार्जिन देके बैठा हुआ है, तो यहां पे जो स्थिति ये बन रही है इसमें ये चीजें की गई थी। जैसे मैंने अभी जो बात कही, ये पहले भी उठाया गया कदम है जो पिछले 2-3 सालों से, और इसलिए डेटा में ये भी दिख रहा है कि स्टॉक्स को लेकर के जो ऑप्शंस ट्रेडिंग थी उसमें कमी आई है, स्टॉक्स में कमी आई है, इंडेक्स में बढ़ा है। तो हो सकता है इंडेक्स के ऊपर भी इस तरह की कुछ बात हो, जबकि इंडेक्स में डिलीवरी तो नहीं ली जा सकती, तो क्या वहां पर कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाएगी कि आप 6500 की कॉल लेने जा रहे हैं, साथ में आपको जो है 20,000 रुपया अलग से मार्जिन के रूप में देना पड़ जाए? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जब आप नेकेड बाई कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो 25,000 या 30,000 का भाव जाएगा और बहुत सारे लोग फिर उसमें नहीं एंट्री करेंगे। तो ऐसी कई सारी बातें चल रही हैं। मैंने ये जो बातें कही हैं, ये बहुत सारी बातें इसमें से सोशल मीडिया में अलग अलग जगहों पर बज चल रहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लेख में लिखा जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मैंने उन सारी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करी है। डेटा जो है वो सब सेबी की तरफ से जारी किया गया है, और जो क्रोनोलॉजी था, जो हुआ था पहले 2021 से 2026, वो मैंने आपको बताया, जो सारे ट्रेडरों को प्रभावित करता था, लेकिन मेजरली वो ऑप्शन सेलर को प्रभावित करता था वो सारे फैसले, और उस फैसले के नाते ऑप्शन सेलर मार्केट में कमी भी हुई है, उनकी संख्या में भी कमी हुई है, और अब इंस्टीट्यूट्स ही बचे हैं ऑप्शन सेलर के रूप में, या वो लोग जिनके पॉकेट थोड़े डीप हैं। कम लोग, रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन ऑप्शन सेलिंग में भी कम हुआ है विगत कुछ समय से, तो अब ऑप्शन सेलर के ऊपर प्रेशर शायद नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए बहुत बाइफरकेटेड है इस बार का मामला। जो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बायर कौन है और ऑप्शन सेलर कौन है, और उन दोनों के बीच में अलग अलग सेपरेट बात बताई गई है कि लॉस मेकर्स कौन है। आपको क्या लगता है कि क्या फैसले होने वाले हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं? क्या ये उस चरण में जाने की शुरुआत है? क्या ये उस बात को सामने रखने की एक शुरुआत है? क्या एक सुगबुगाहट है कि अब ऑप्शंस बायर को लेकर के प्रॉब्लम बन सकती है? क्योंकि इतने 5 सालों के अंदर ऑप्शंस बाइंग को कभी बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं किया गया था। ऑप्शंस बाइंग को हतोत्साहित करने के लिए क्या फैसले हो सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? आप किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, और मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में कल। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।